My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्सेज में हैं, उनके लिए थर्ड सेमेस्टर में एक माइनर वोकेशनल कोर्सेज के अंतर्गत पेपर है जिसका कोर्स कोड है कॉम 203 और कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है फाइनेंस एंड बैंकिंग। सत्र 2024-25 में यह पेपर जो है 2 जनवरी 2025 को हुआ। 2 जनवरी 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें जो प्रश्न आए थे उनको हम लोग सॉल्व कर रहे थे पिछले वीडियोज में, पिछली क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रथम 25 प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत जो अंतिम के 25 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उसको सॉल्व करेंगे। उनके आंसर्स को हम सभी लोग आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 26 इज विच वन ऑफ देम आर करेक्ट इन द केस ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन अ चेक। एक चेक में शामिल पक्षों के मामले में इनमें से कौन सा सही है? योर ऑप्शंस आर डेटर एंड क्रेडिटर, देनदार और लेनदार। बी है बैंकर एंड कस्टमर, बैंकर और ग्राहक। सी है ड्रॉवर एंड पेई, आहर्ता और आदता। एंड डी इज ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई, आहरणकर्ता, आहर्ता और आदता। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बता दें कि जो भी एक चेक होता है, कोई भी चेक होता है, तो चेक में 3 व्यक्ति होते हैं, 3 पार्टीज होती है। कौन कौन सी होती है? ड्रॉयर, ड्रॉवी और पेई। आहरणकर्ता, आहर्ता और आदता होता है। अब इसको हम आपको बता दें कि सबसे पहला जो ड्रॉयर क्या होता है। ड्रॉयर मीन्स होता है द पर्सन हु राइट्स द चेक्स एंड साइंस इट, अर्थात वह व्यक्ति जो चेक को बनाता है, चेक को काटता है, जो चेक को बनाता है, चेक काटता था, जो पैसा देने वाला होता है व्यक्ति, जो चेक को काटता है, उसको हम ड्रॉयर कहते हैं या उसको हम आहरणकर्ता कहते हैं। द सेकेंड वन इज ड्रॉई। ड्रॉई क्या होता है? द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन एंड इज डायरेक्टेड टू पे द अमाउंट, अर्थात वह बैंक जहां पर उस चेक का भुगतान किया जाएगा, वह बैंक चेक का भुगतान करेगी, उसको हम आहर्ता कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज pay. Pay means the person to whom the check is payable and whose name appears on the check, अर्थात जिसके नाम से हम चेक काटते हैं, जिसको पैसा मिलने वाला है, उसको हम पे कहते हैं या आदता कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि कोई भी चेक जो होता है उसमें कौन कौन से पक्ष शामिल होते हैं, कौन सा आंसर सही है। दैट इज द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 3 पक्ष होते हैं, आहरणकर्ता, आहर्ता और आदता। दैट इज ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू, जो बैंकें होती हैं वे अपनी जमा राशि का बड़ा हिस्सा निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग करती हैं। योर ऑप्शंस आर ए कीप एज रिजर्व टू दैट पीपुल में विड्रॉ, रिजर्व के रूप में रखते हैं ताकि लोग उसको निकाल सकें। बी है मीट देयर रूटीन एक्सपेंसेस, अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए। सी एक्सटेंड लोन्स या ऋण विस्तार के लिए। एंड डी मीट रिनोवेशन ऑफ बैंक या बैंकों का नवीनीकरण करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट होता है या बैंक में जो जमा राशि का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, दे एक्सटेंड लोन टू बारोवर्स, इसके किस लिए यूज करते हैं? वो लोगों को ऋण देने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है दैट इज एक्सटेंड लोन्स, दैट इज द राइट ऑप्शन। बैंकें जो होती हैं उनके पास जो जमा राशि का बड़ा हिस्सा होता है उससे वे लोन देती हैं, ऋण विस्तार करती हैं। उस लोन देने पे जो उनको इंटरेस्ट आता है वही उनका इनकम भी होता है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है ऋण के अनौपचारिक स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विच वन क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मनी लेंडर्स, व्यापारी मित्र, सहकारी समितियां या साहूकार। तो यहाँ पे देखिए, जो व्यापारी है, मित्र है, साहूकार, ये सभी क्या है? अनौपचारिक स्रोत है। लेकिन जो सहकारी समितियां होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, ये फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल नहीं होती। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है CRR रिफर्स टू एज, CRR का तात्पर्य होता है, ये ऑप्शंस आर कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात, बी इज क्रेडिट रिजर्व रेशियो या क्रेडिट रिजर्व अनुपात, सी इज करंट रिजर्व रेशियो या वर्तमान आरक्षित अनुपात, एंड डी इज कॉमन रिजर्व रेशियो या सामान्य आरक्षित अनुपात। तो डियर स्टूडेंट, जो CRR होता है, CRR इज द percentage of a bank's total deposits that must be kept in रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात वह परसेंटेज होता है बैंक्स का टोटल डिपॉजिट का जो कि उसे RBI के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रखना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो। CRR इज द कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है SLR रिफर्स टू, SLR से क्या तात्पर्य? योर ऑप्शंस आर स्टेबिलिटी लिक्विडिटी रेशियो या स्थिरता तरलता अनुपात, बी है स्टेटरी लिक्विड रेशियो या वैधानिकता तरलता अनुपात, सी है स्टेबल लेंडिंग रेशियो रेट या स्थिर उधार दर, एंड डी स्टेटरी लेंडिंग रेट या वैधानिक उधार दर। तो डियर स्टूडेंट, जो SLR होता है, SLR इज द minimum amount of money that commercial banks must keep in liquid assets before lending money to the customer. So that is the statutory liquidity ratio. SLR क्या है? Statutory liquidity ratio या वैधानिक तरलता अनुपात। So here the B option is the right option. अगला प्रश्न है NEFT, नेफ्ट रिफर्स टू, नेफ्ट से तात्पर्य है, ऑप्शन आर नेशनल इकोनॉमिक फंड, राष्ट्रीय आर्थिक निधि हस्तांतरण, बी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फी ट्रांसफर, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक शुल्क हस्तांतरण, एंड सी इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण, या डी है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर या राष्ट्रीय विद्युत निधि हस्तांतरण। तो नेफ्ट, नेफ्ट हम सभी लोग करते हैं जब हम पैसा भेजते हैं बैंक से, तो नेफ्ट या RTGS करते हैं। तो नेफ्ट का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण। तो सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न है IFSC स्टैंड फॉर, IFSC का मतलब है, योर ऑप्शंस आर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता, बी इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली संहिता, सी इज इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, भारतीय वित्तीय सेवा संहिता, और डी इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कोड या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा संहिता। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोग का, अधिकांशतः लोगों का, सबका बैंक में अकाउंट होगा, और बैंक का जब डिटेल्स हम कहीं पर देते हैं तो IFSC कोड हमसे मांगा जाता है कि अपने बैंक का आप IFSC कोड अनिवार्य रूप से लिख दीजिए, बता दीजिए। तो IFSC का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड या भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, IFSC स्टैंड्स फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, MICR रिफर्स टू, MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, चुंबकीय स्याही वर्ण पहचान, बी मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, चुंबकीय सूचना वर्ण पहचान, सी मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, चुंबकीय स्याही कोड पहचान, या डी मैग्नेटिक आइकन कोड रिकॉग्निशन या चुंबकीय चिन्ह कोड पहचान। तो डियर स्टूडेंट्स, MICR जो होता है, MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, चुंबकीय स्याही वर्ण पहचान। जब यदि आप बैंक ड्रॉप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है MICR, और प्रत्येक बैंकों में MICR कोड भी होता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो होता है MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है CTS रिफर्स टू, CTS का तात्पर्य होता है, योर ऑप्शंस आर चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम या चेक लेन देन प्रणाली, बी है चेक ट्रंकेशन सिस्टम या चेक ट्रंकेशन प्रणाली, सी चेक ट्रांजैक्शन सोल्यूशन या चेक लेन देन समाधान, एंड डी इज चेक ट्रंकेशन सोल्यूशन या चेक ट्रंकेशन समाधान। तो डियर स्टूडेंट्स, जो CTS होता है, CTS यह एक इमेज आधारित प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल चेक क्लियर करने के लिए किया जाता है, और CTS का जो पूरा नाम होता है दैट इज द चेक ट्रंकेशन सोल्यूशन या चेक ट्रंकेशन समाधान, उसको हम कहते हैं। सो ये द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन इज CBS स्टैंड्स फॉर, CBS का मतलब होता है, CBS का पूरा नाम क्या है? ये ऑप्शंस आर
कोर बैंकिंग सोल्यूशन या कोर बैंकिंग समाधान, बी है क्रेडिट बैंकिंग सोल्यूशन या क्रेडिट बैंकिंग समाधान, सी इज कोर बैंकिंग सोल्यूशन या कोर बैंकिंग समाधान है, डी इज कॉमन बैंकिंग सोल्यूशन है सामान्य बैंकिंग समाधान। तो डियर स्टूडेंट, जो सीबीएस होता है, सीबीएस is centralized banking application software that allows customers to access their accounts and banking service from any branch of the bank of the CBS network। Dear students, हम सभी लोग जो है आजकल हमारा अकाउंट किसी भी बैंक में, उसके हम किसी भी ब्रांच में जा करके अपना लेन देन कर पाते हैं, कर सकते हैं। क्यों कर पाते हैं? इसी सीबीएस के तहत कर पाते हैं, चूंकि बैंकों में क्या है, सीबीएस प्रणाली आ गई है, जिसको हम कहते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, इसी कोर बैंकिंग समाधान की वजह से हम किसी भी अपने बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर के लेन देन कर पाते हैं, डिटेल अपना हम जान पाते हैं, वो सीबीएस की वजह से है। तो इस तरह से सीबीएस का मतलब क्या होता है? कोर बैंकिंग समाधान। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज हु इंश्योर्स बैंक्स इन इंडिया? भारत में बैंकों का बीमा कौन करता है? योर ऑप्शंस आर ए इरडा, बी एक्सिम, सी ईसीजीसी एंड डी डीआईसीजीसी। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत में जो बैंकों का बीमा होता है वो कौन करता है? डीआईसीजीसी करता है। कौन करता है? डीआईसीजीसी करता है। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और डीआईसीजीसी का जो नाम है, पूरा नाम है, दैट इज द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। फिर ध्यान से सुनिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन इज द डीआईसीजीसी, जो भारत में बैंकों का बीमा करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न है जीरो बैलेंस अकाउंट इज जनरली अलाउड टू बी ओपन फॉर? शून्य शेष खाता आमतौर पर खोलने की अनुमति किसे दी जाती है? ऑप्शन आर सैलरीड क्लास, बिजनेसमैन, फॉरेन कस्टमर्स या चिल्ड्रन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जेबीए होता है, जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, वो किसे दिया जाता है? ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि लो इनकम वाले हों, जो विद्यार्थी हों, बच्चे हों। सम ग्रुप्स दैट मे बी द एलिजिबल फॉर जेबीए, दैट इज जीरो बैलेंस अकाउंट, आर चिल्ड्रेन और स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स, लो इनकम इंडिविजुअल, फर्स्ट टाइम अकाउंट होल्डर्स एंड बेनिफिशरीज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। या गवर्नमेंट अपने स्तर से खुलवाती है, गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, उसका लाभ देने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है, सैलरीड क्लास, बिजनेस, इनके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होता है। किसके लिए हो सकता है? बच्चों के लिए हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए हो सकता है, या फिर जो पहली बार खाता खोल रहे हैं, लो इनकम इंडिविजुअल्स हो, या गवर्नमेंट अपनी योजनाओं को के तहत पैसा लोगों के खाते में भेजने के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट या जेडबीए अकाउंट्स खुलवाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन में इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न है विच इज द लार्जेस्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक कौन सा है? योर ऑप्शंस आर एचएसबीसी, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ड्यूस बैंक। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत का जो सबसे बड़ा विदेशी बैंक है दैट इज द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है, जिसको हम लोग एससीबी के नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं? एससीबी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इज द लार्जेस्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया। और एससीबी इज द लार्जेस्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया। इट हैज बीन ऑपरेटिंग इन इंडिया सिंस 1858। कब से? 1858 से हमारे देश में यह संचालित हो रही है। It has been operating in India since 1858, making it the oldest foreign bank in the country. SCB has over 100 branches in 43 cities across the India. तो लगभग इसकी 100 ब्रांचेज हैं भारत के 43 शहरों में। और कब से संचालित है? 1858 से। यह भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक है। इसको हम एससीबी या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज नॉट स्टार्टेड कॉमर्शियल बैंकिंग? निम्न में से किसने वाणिज्यिक बैंकिंग शुरू नहीं की है? योर ऑप्शंस आर सिडबी, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, यूटीआई। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप तो जान लीजिए कि ये बैंक कौन कौन से हैं। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड यूटीआई का मतलब होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका नाम बाद में पड़ गया एक्सिस बैंक। तो डियर स्टूडेंट्स, अब प्रश्न जो है कि निम्न में से किसने वाणिज्यिक बैंकिंग शुरू नहीं की है? दैट इज सिडबी या
जिसको हम कह रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इट हैज नॉट स्टार्टेड कॉमर्शियल बैंकिंग। सो ये द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, शुड बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न है लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन परसेंटेज शेयर होल्डिंग ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक इज। किसी राष्ट्रीय बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक या प्रतिशत शेयर धारिता में कौन होता है? योर ऑप्शंस आर आरबीआई, नाबार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एलआईसी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी गवर्नमेंट बैंक होती है, नेशनलाइज्ड बैंक होती हैं, उसमें जो सबसे अधिक शेयर धारकता होती है प्रतिशत में, वो किसकी होती है? भारत सरकार की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, इसलिए उसको हम सरकारी बैंक भी कहते हैं। तो सरकारी बैंकों में जो शेयर धारकता होती है वो सबसे अधिक किसकी होती है? सबसे बड़ा जो शेयर धारक होता है वो हमारा भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, इसी से उसको हम नेशनलाइज्ड बैंक के नाम से, सरकारी बैंक भी हम उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न है इंपीरियल बैंक वाज नेशनलाइज्ड एंड नेम इट एज। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका क्या नाम रखा गया? ये ऑप्शंस आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। तो डियर स्टूडेंट, जो इंपीरियल बैंक है इसको जब नेशनलाइज किया गया तो इसका नाम क्या रखा गया? एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आईबीआई वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया एंड वाज सब्सिक्वेंटली रीनेम्ड एंड नेशनलाइज्ड एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। 1955 में। कब? 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसका राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन इज CSR स्टैंड्स फॉर। CSR का तात्पर्य होता है, योर ऑप्शंस आर कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्राहक संतुष्टि जिम्मेदारी, बी इज कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, सी इज कारपोरेट सोशल रिफॉर्म्स, कारपोरेट सामाजिक सुधार, एंड डी इज कस्टमर सपोर्ट रेटिंग, ग्राहक सहायता रेटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, CSR is a business initiative that involves a company setting goals related to ethics, sustainability and social impact। तो इस तरह से जो CSR है दैट इज कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द CSR। और CSR का मतलब होता है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43। प्रश्न है द लोगो ऑफ आरबीआई कंसिस्ट ऑफ विच एनिमल। भारत का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है इसमें किस जानवर को दर्शाया गया है? किस जानवर का चित्र इसमें है? ऑप्शन है आपके एलिफेंट का, पैंथर का, ब्लैक बग का या लायन का। हाथी, पैंथर, ब्लैक बग या सिंह। तो डियर स्टूडेंट, जो आरबीआई का लोगो है उस लोगों को यदि आप देखेंगे तो द आरबीआई's लोगो वाज ओरिजिनली फीचर्ड अ लायन एंड अ पाम ट्री। शुरुआत में क्या था? एक लायन था और एक पाम ट्री था। लायन वाज रिप्लेस्ड विथ अ टाइगर बिकॉज ऑफ द टाइगर इज कंसिडर्ड द मोर करेक्टरिस्टिक एनिमल ऑफ इंडिया। लेकिन बाद में क्या होता है कि लायन को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? टाइगर से। तो पहले क्या था? लायन था, बाद में क्या हो गया? टाइगर हो गया। चूंकि यहाँ पे टाइगर ऑप्शन नहीं दिया गया है इसलिए जो डी ऑप्शन होगा लायन वो सही होगा। पहले क्या था? सिंह था, लायन था और बाद में क्या हो गया? टाइगर या बाघ हो गया। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44। हु मिंट्स द कॉइन्स इन इंडिया। भारत में सिक्के कौन ढालता है? योर ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, सी है कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, एंड डी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्रधानमंत्री कार्यालय। तो भारत में सिक्के जो ढालने का काम करता है वो कौन करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स ऑल करेंसी नोट्स एक्सेप्ट द 1 रुपी डिनोमिनेटर्स नोट्स एंड इट्स सब्सिडरी कॉइन्स। तो सिर्फ 1 रुपये का छोड़ करके बाकी सभी को कौन ढालता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ढालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न है व्हाट डज डिफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स। घाटे का वित्तीय व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? योर ऑप्शंस आर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बारोज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार विश्व बैंक से उधार लेती है। बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बारोज फ्रॉम
IMF, भारत सरकार IMF से उधार लेती है। सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बारोज फ्रॉम कैपिटल मार्केट, भारत सरकार का जो पूंजी व्यापार से उधार लेती है। या डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बारोज फ्रॉम RBI, भारत सरकार RBI से उधार लेती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डिफिसिट फाइनेंसिंग है, डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा भारत सरकार है, वो क्या करे, उधार ले। किससे लेती है उधार? भारत सरकार उधार लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, RBI से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बारोज फ्रॉम RBI, उसी को हम कहते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग या घाटे की वित्त व्यवस्था। डिफिसिट फाइनेंसिंग इज when the government of India borrows money from the Reserve Bank of India to cover the gap between its income and expenditure। जब भारत सरकार की जो इनकम होती है और जो उसका खर्च होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, तो भारत सरकार RBI से उधार लेती है और उसी को हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग या घाटे की वित्त व्यवस्था। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? योर ऑप्शंस आर कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। बी है रेपो रेट, रेपो दर। सी है बैंक रेट या बैंक दर। डी है ब्लू चिप या ब्लू चिप। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, बैंक रेट, सबका यूज होता है, लेकिन ब्लू चिप का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है किसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो ब्लू चिप का प्रयोग नहीं करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47। इन इंडिया फॉरेक्स रेट्स आर डिटरमाइंड बाय, भारत में विदेशी मुद्रा दरें निम्नलिखित के द्वारा निर्धारित होती हैं। योर ऑप्शंस आर इम्पोर्टर्स आयातक, बी एक्सपोर्टर्स या निर्यातक, सी है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी है डिमांड एंड सप्लाई या मांग और आपूर्ति। तो हमारे देश में जो फॉरेक्स रेट्स डिटरमाइंड होता है वो डिमांड और सप्लाई और मांग और आपूर्ति से निर्धारित होता है। भारत में विदेशी मुद्रा दरें मांग और आपूर्ति या डिमांड एंड सप्लाई से निर्धारित होती हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48। प्रश्न है बैंक डज नॉट गिव लोन्स अगेंस्ट, बैंक निम्नलिखित के विरुद्ध ऋण नहीं देता है। योर ऑप्शंस आर गोल्ड ऑर्नामेंट, सोने के आभूषण के विरुद्ध, LIC पॉलिसी, लॉटरी टिकट्स या NSC। NSC मीन्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो बैंक में यदि आप लोन लेने जाएंगे तो वो जो गोल्ड लोन होता है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स के द्वारा के बदले या सोने के आभूषण के बदले दिया जाता है। जो आपकी पॉलिसी होती है, LIC की पॉलिसी होती है, उसके बदले भी आपको लोन मिल सकता है, या आपने जो NSC कराई है, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स लिया है, उसके बदले भी आपको लोन मिल सकता है। लेकिन लॉटरी टिकट के बदले आपको लोन नहीं मिलेगा कभी भी। इसलिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न है कि बैंक डज नॉट गिव लोन्स, किसके विरुद्ध लोन नहीं देता है? तो लॉटरी टिकट के विरुद्ध लोन बैंक नहीं देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है नॉमिनेशन कैन बी डन, नामांकन किया जा सकता है सेविंग बैंक अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में, या ऑल ऑफ द एबव। बचत बैंक खाता में, आवर्ती जमा खाता में, या सावधि जमा खाता में, उपरोक्त सभी में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनी होता है, नामांकन होता है, और सेविंग बैंक में भी होता है, रिकरिंग में भी होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। KYC मीन्स, KYC का अर्थ होता है, योर ऑप्शंस आर नो योर कस्टमर, नो योर करेक्टर, नो योर क्रेडेंशियल्स और नन ऑफ द एबव। अपने ग्राहक को जाने, अपने चरित्र को जाने, अपने क्रेडेंशियल्स को जाने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप बैंक में जाएंगे, कहीं भी कोई खाता खुलवाना हो, या कई दिन से कई वर्षों से आपका खाता चल रहा हो, तो बैंक आपका KYC कराने को कहता है। तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। KYC और नो योर कस्टमर इज अ प्रोसेस दैट वेरीफाइज अ कस्टमर्स आइडेंटिटी एंड बैकग्राउंड टू हेल्प प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। अपने ग्राहक को बैंक जानना चाहती है, उसके बारे में पूरा डिटेल रखती है, जिससे कि किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल फ्रॉडनेस या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस या फाइनेंशियल क्राइम ना हो सके, इसके लिए वे समय समय पे अपने ग्राहकों का KYC करवाती रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो KYC का पूरा मतलब है, दैट इज अपने ग्राहक को जाने, नो योर कस्टमर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डियर
फ्रेंड्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने जो 2 जनवरी 2025 को क्वेश्चन पेपर आया था कॉम 203 फाइनेंस एंड बैंकिंग का, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। कुल 50 प्रश्न आए थे, 50 प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किए। जितने भी प्रश्न डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में फिर से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, उस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।